A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने आज सुबह की वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने आपको टेस्ट की टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अभी तक आप लोगों ने अपना कितना रिवीजन किया हुआ है। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या फिर 25 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्द्रताग्राही पदार्थ। क्या होता है? आर्द्रता ग्राही पदार्थ होता है। देखिए आर्द्रता ग्राही पदार्थ को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी आर्द्रता ग्राही पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए और आप लोगों ने अपना आंसर भी यहाँ पे कर लिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए व बी दोनों यहां पे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, यानी बिना बुझा चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है। ठीक है, और बिना बुझा चूना को हम और भी कई नामों से जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर इसके बाद ऑप्शन बी आपका दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला इसका क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे लेड ऑक्साइड, जिसको हम PbO, इसका फॉर्मूला क्या होता है? PbO होता है। तो जो लेड ऑक्साइड है ये हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब ए व बी दोनों है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पे ये पूछा गया था कि हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है, ये पूछा गया था और मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था और एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं। आपकी बुक में सल्फ्यूरिक अम्ल वाला ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है। तो यहाँ पे 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। फिर अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है जब मैंने आपको गैसीय नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था। और गैसीय नियम वाले चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी में से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है? P1 की वैल्यू पता है। ठीक है, P1 की वैल्यू जो कि हमें क्या दी हुई है? 4 वायुमंडल। क्या दी है? 4 वायुमंडल
मंडल, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब, देखिए दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, इसीलिए दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है। तो पहले यहाँ पे 4 वायुमंडल दिया, इसीलिए P1 पहला दाब, यहाँ पे P1 लिख दिया, 4 वायुमंडल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे 4 वायुमंडल दी है। अब इसके बाद तापमान, जो आपका यहाँ पे T1 की वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये तापमान T1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस इसको लिखेंगे और देखिए डिग्री सेल्सियस से इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना, 27 डिग्री सेल्सियस में आप क्या कीजिए 273 को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 300 और ये आपका केल्विन में चेंज हो गया। तो ये T1 की वैल्यू है जो पहला तापमान हमारा होगा, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए T2 की वैल्यू भी दी गई है, 54 डिग्री सेल्सियस दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। T2 की वैल्यू जो दी गई है ये क्या है, 54 डिग्री सेल्सियस दी गई है। तो ये 54 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे हम क्या कर देंगे 273, क्योंकि इसे हमें केल्विन में चेंज करना है। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा 327 केल्विन। तो ये आपका केल्विन में चेंज हो चुका है, 327 केल्विन ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा गया था 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा, यानी P2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। दाब पूछा गया ना, तो P2 की वैल्यू, P1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी 4 वायुमंडल दी गई है। तो अब हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, दाब तापमान नियम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो दाब तापमान नियम से हमारा क्या होता है, P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखिए P1 की जगह हमारा क्या दिया है, 4 वायुमंडल। तो P1 की जगह, ये P1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये 4 वायुमंडल, तो 4 रखेंगे अपॉन में P2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना ही है, इज इक्वल टू T1 की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दी गई थी 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में चेंज किया तो 300 केल्विन, ये मिला 300। और फिर इसके बाद T2 की वैल्यू 327 केल्विन, जो हमने चेंज किया, जो 54 डिग्री सेल्सियस दिया था इसको चेंज नहीं किया हमने, चेंज किया। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें मिला 327 मिला हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, जो आपका यहाँ पे 4 अपॉन में P2 इज इक्वल टू 300 और अपॉन में 327 है, इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या मिला हुआ था, 4 अपॉन में P2 इज इक्वल टू 300 और अपॉन में 327 ये मिला हुआ था। यहाँ पे हमें P2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ये P2 की वैल्यू इसी को निकालना, P2 को हम ले आएंगे आगे। तो P2 इज इक्वल टू 327 इंटू 4 और अपॉन में ये जो 300 है ये आपका नीचे आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4.36 वायुमंडल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4.36 वायुमंडल कहाँ दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, रूल क्या लगा वो भी बता दिया। ये पढ़ाया हुआ चैप्टर है, गैसीय नियम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, कई बार कराया है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1996 और मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी
संक्रमण तत्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। लास्ट ईयर जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के मैंने 7 से 8 क्वेश्चन कराए थे और कहा था कि एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 2020 में आया भी हुआ था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 3 से 4 बार कराया है, तो आई होप आप लोग इसका आंसर करेक्ट जरूर करेंगे, और एक क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तब तक मैं आपको ये बता देता हूं आखिर ये संक्रमण तत्व होता क्या है। तो देखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका होगा Fe और Pt। Fe से मतलब क्या हो जाएगा, Fe से मतलब आयरन यानी लोहा, और Pt से मतलब हो जाएगा प्लैटिनम। तो देखिए, जो Fe है और ये Pt है, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं, आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। अगर एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो आप संक्रमण तत्व वाले क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है Fe और Pt। देखिए, जो Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है आपका 26 यानी 26, और प्लैटिनम का जो होता है वो होता है 78। अब मैं आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स बताने जा रहा हूं जो कि संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एटॉमिक नंबर नोट कर लीजिएगा, इसको पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है। 21 से 30, एटॉमिक नंबर 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80, ठीक है, 57 से 80, और 89 से 112 तक के परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व आपके होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 26 Fe का है, तो देखिए 21 से 30 के बीच में ही आपका 26 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा संक्रमण तत्व। फिर यहाँ पे देखिए 57 से 80 के बीच में आपका ये 78 वाला प्लैटिनम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, संक्रमण तत्व हो जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जोड़ो, यहाँ पे जोड़े के दोनों तत्व की बात हो रही है, दोनों तत्व आपके संक्रमण तत्व होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के, दोनों तत्व, दोनों तत्व की बात हो रही है। ये नहीं कि एक तत्व आपका हो एक ना हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ पे Pt प्लैटिनम तो संक्रमण तत्व है, लेकिन यहाँ पे सी लिखा है, सी से मतलब कार्बन। कार्बन जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये आपका संक्रमण तत्व नहीं है। तो दोनों तत्व होने चाहिए, तो दोनों तत्व आपके यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं, Fe और Pt। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इस बार 2020 में भी पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है कि नीले थोथे यानी CuSO4.5H2O में विद्यमान जल की प्रतिशत मात्रा है, और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एटॉमिक वेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, Cu का दिया है, S का दिया है, O का दिया है, H का दिया है, सबका दिया हुआ है, और 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, रसायन की भाषा, वो चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको अभी करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार आया हुआ है, तो तीसरी बार भी आपसे पूछा जा सकता है, और इससे ज्यादा बार भी आया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये करीब 3 से 4 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा आंसर क्या होगा इसका। तो मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या, नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम इसका नीले थोथे का अणुभार निकालेंगे। तो देखिए, इसका अणुभार निकालने के लिए यहाँ पे सभी आपको दिया हुआ है, Cu
का यहाँ पे एटॉमिक वेट या फिर आप मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, जो कि 63.5 दिया है। S मतलब यहाँ पे सल्फर से हो जाएगा 32 दिया है। O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 और H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे जो नीले थोथे, जो आपका यहाँ पे नीला थोथा दिया हुआ है CuSO4.5H2O का, इसका हम अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार जब आप यहाँ पे निकालेंगे, सारी चीजें आपको ऊपर दी गई हैं, इसको आप नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए Cu का 63.5 दिया हुआ है और फिर इसके बाद S से मतलब सल्फर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन सल्फर का दिया है 32 ऊपर। फिर इसके बाद O4, O से मतलब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है ऊपर और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 गुणे 16 आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 5H2O है, तो यहाँ पे 5 को लिखेंगे और H2O का देखिए H2O में H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट या फिर आप एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, एक ही होता है। कितने हाइड्रोजन, 2 है, तो 2 कर देंगे और प्लस यहाँ पे O ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 + 16 ये कर देंगे। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे 63.5 + 32 और फिर यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 16 में 64 हो जाएगा और देखिए 16 और 2 18 ये और 18 पंचे यहाँ पे ये 5 बाहर है ना, तो ये 90 आपका हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए 249.5 आपको मिलेगा। ये नीले थोथे का अणुभार सबसे पहले यही करना था, जो कि हमने निकाला 249.5। अब हमें यहाँ पे नीले थोथे में जल की प्रतिशतता निकालनी है, तो अतः नीले थोथे में जल की प्रतिशतता क्या हो जाएगी, नीले थोथे में जल का भार, नीले थोथे में जल का भार, केवल और केवल जल का भार लेना है, ध्यान रखिएगा, और अपॉन में नीले थोथे का अणुभार, जो कि अभी ऊपर हमने ये निकाला हुआ है। और क्योंकि परसेंटेज प्रतिशतता निकालनी है तो इनटू 100 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब देखेंगे नीले थोथे में जल का भार क्या है, केवल जल का हमें यहाँ पे देखना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये 5H2O ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करने पर हमें 90 मिला था, 90, यानी नीले थोथे में जल का भार 90 और नीले थोथे का अणुभार जो टोटल हमने निकाला 249.5, इसको रखेंगे नीचे और इनटू 100 कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 36.07% इसी के समथिंग आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 36.07% इसी के समथिंग मिलेगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, इसके करीब की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, जो हमें यहाँ पे 36.07% मिला हुआ है। इसके करीब की वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है, यहां पे आपको नजर आ रही होगी ऑप्शन बी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 36.07% सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, जो कि करीब है, इसी के तो करीब है 36.06 और 07 थोड़ा सा अंतर बस, तो ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऐसे आपका कोई आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 36.07% आया, तो आप ऑप्शन में चेक करते हैं यहाँ पे कि इसके करीब की वैल्यू क्या है। अगर ये सेम ऐसा नहीं दिया होता है तो हम करीब की वैल्यू को चेक करते हैं, तो यहाँ पे बी वाला दिया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार आया हुआ है तो तीसरी बार भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कभी कभी ये आपकी हेल्प के लिए नहीं दिया होता है, यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या कर दिया जाता है, इसको हटा करके केवल इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी, ये सब आपको लर्न होना चाहिए कि Cu का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, सल्फर का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। देखिए टोटली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपसे टेस्ट में करीब 3 से 4 बार पूछा हुआ है। अगर इसके बाद भी आप गलत आंसर करते हैं तो इसका मतलब आपने अपना रिवीजन नहीं किया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998 यानी 1998 के एंट्रेंस एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शंस आपने देख लिए, आंसर भी कर लिया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 15। क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 15। अब ऐसा क्यों हुआ, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 होता किसका है, नाइट्रोजन का होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट से आपको कोई मतलब नहीं, परमाणु क्रमांक तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए आप 1s2 2s2 2 2 4 और 3 7 यानी 2p3
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब पहले में देखिए जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 और 2p3, 2 और 3 मिलके 5। तो यहां पे देखिए जो नाइट्रोजन है इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में ना नाइट्रोजन के। अब इसी प्रकार आप क्या कीजिए, जो एटॉमिक नंबर यहां पे आपका 15 वाला करेक्ट हुआ था ना, ऑप्शन बी वाला, तो एटॉमिक नंबर 15 लिखिए। आखिर ये एटॉमिक नंबर 15 होता किसका है? फास्फोरस का होता है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12, 3s2 तक हमने अभी यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो कितने की जरूरत और है? 3 की और है, यानी 3p3, तो 15 हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखिए, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, दूसरे में 2s2 और 2p6, 2 और 6 8, 2,8। फिर इसके बाद तीसरे में देखिए 3s2 और ये 3p3, 2 और 3 5। तो यहां पे देखिए फास्फोरस की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हुआ था? 15 हुआ था। यहां पे पूछा गया था परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो ये होगा परमाणु क्रमांक 15, क्योंकि यहां पे परमाणु क्रमांक 7, ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहां पे अंतिम कक्षा में इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर 15 वाले में इसमें भी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसीलिए मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं सॉल्व होने वाला। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज भी किया जा सकता है, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन को रटेंगे तब भी दिक्कत है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, क्या लिखा है? जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2004 में आया क्वेश्चन, और कई बार मैंने आपको इससे पहले भी कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन सिंपल है, पहले मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेथेन, यानी CH4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या मिलेगी हमें? CH3COONA, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस NaOH, ये लिखेंगे, रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे CaO भी आएगा ऊपर, ठीक है। तो CaO ये लिखा, जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3, ये मिलेगा। तो देखिए CH3COONA प्लस NaOH, और यहाँ पे क्योंकि सोडा लाइम की बात हो रही है तो CaO तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, रिएक्शन होगी, CH4 हमें मिल रहा है यहाँ पे देखिए, जो कि मेथेन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बोल सकते हैं निर्जल सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे दिया है कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न प्रकार है। C इज इक्वल टू, यानी कार्बन की प्रतिशत मात्रा 92.4% एंड H इज इक्वल टू, यानी हाइड्रोजन 7.6%। इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005, देखिए लिख के ले लीजिए, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, हर एक साल पूछा जाता है।
2020 में पूछा गया, 19 में, 18 में, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। और मूलानुपाती सूत्र निकालना मैंने आपको पहले सिखा दिया है, एक एक स्टेप बताया हुआ है, और जितने क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए थे मूलानुपाती सूत्र से रिलेटेड वो भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, बस आपको अपना रिवीजन करना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर बताइए। और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे दो ही दिए गए, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इसकी प्रतिशत मात्रा हमें यहाँ पे, प्रतिशत संगठन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका तत्व दिया होता है उसको लिखते हैं, और फिर प्रतिशत मात्रा जो आपको क्वेश्चन में दी गई होती है वो हम पहले यहाँ पे नीचे ला के लिखते हैं। देखिए, जो ये तत्व है आपका कार्बन और हाइड्रोजन, और जो इसकी प्रतिशत मात्रा या फिर आप प्रतिशत संगठन बोलते हैं, इसको हम लाके लिखते हैं। इसके बाद का काम आपको खुद करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन में ये दो चीजें आपको दी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तत्व आपका सबसे पहले C यानी कार्बन दिया है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 92.4% है। फिर इसके बाद दूसरा आपको हाइड्रोजन दिया, जिसकी प्रतिशत मात्रा क्या है, 7.6% है। इसके बाद का काम आपको खुद करना होता है। ये जो इतना काम है ये आपको अपनी तरफ से करना होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, परमाणु भार को लिखते हैं। परमाणु भार किसका, जो आपके तत्व दिए होते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे है, इनका परमाणु भार हम यहाँ पे क्रमशः लिख देंगे। तो सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, 12, इसीलिए यहाँ पे लिखा 12। हाइड्रोजन का तो परमाणु भार 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, परमाणु भार के बाद हम परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो परमाणुओं की संख्या निकालना बहुत ही इजी है। जो आपकी यहाँ पे प्रतिशत मात्रा होती है तत्व की, उसको लिखते हैं, और परमाणु भार से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले C के लिए यानी कार्बन के लिए करेंगे, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा 92.4% ये लिखा, और इसका परमाणु भार क्या है, 12 है, तो अपॉन में 12 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे आपको 7.7 के समथिंग यहाँ पे मिलेगा, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद हाइड्रोजन आपका दिया है, तो देखिए हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 7.6% आपकी दी गई है, और यहाँ पे परमाणु भार इसका 1 ही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7.6 ही मिलेगा, कोई चेंज होने वाला यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7.6। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए मूलानुपाती सूत्र एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, चैप्टर पढ़ाया था जब, रसायन की भाषा। जब नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को तो आप जाइए 2021 की प्लेलिस्ट चेक कीजिए केमिस्ट्री की, वहां पे आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगी इस चैप्टर की, और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम निकालेंगे सरल अनुपात को। अब ये सरल अनुपात कैसे निकलेगा, तो देखिए, जो परमाणुओं की संख्या हमने सबसे पहले निकाली है, एक तो 7.7 निकाली है, पहले आप 7.7 ऊपर लिखिए, फिर एक हमने यहाँ पे 7.6 निकाली हुई है। ये जो परमाणुओं की संख्या निकाली है उसको हम क्या करेंगे, अंश में लिखेंगे। अंश ही मतलब ऊपर, अंश में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहले 7.7 इधर लिखा, फिर 7.6 इधर लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अंश में तो हमने ये लिख दिया, जो परमाणुओं की संख्या ये निकाली, फिर ये निकाली थी। अब देखेंगे परमाणुओं की संख्या में 7.7 एक है और एक है 7.6, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा आपका है 7.6। तो जब सरल अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7.6 से दोनों में डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। देखिए इन दोनों में जो छोटा था 7.6 यही छोटा था, इसी से दोनों में कर देंगे डिवाइड। तो देखिए 7.7 तो निकला ही हुआ था, ये तो अंश में हमने लिखा। अब 7.6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.01 के समथिंग आएगा आपका, और जब इसमें करेंगे 7.6 से 7.6 में, ये तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारा जो सरल अनुपात आया है C के लिए, C रेशियो H लिखेंगे तो C के लिए 1.01 आया है, जो कि करीब है आपका एक ही लिखेंगे। ये 1.01 ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद H के लिए तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो 1:1, ये सरल अनुपात C रेशियो H जो हमें मिला 1:1। अब इसका मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो देखिए C1 और H1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशियो यही आया है C1 और H1। तो ऐसे तो हम फॉर्मूला कभी लिखते नहीं हैं, C1 H1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं C
और H लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि C1H1 ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। आपने क्या कभी ऐसे C1 या फिर H1 ऐसे लिखा देखा है? नहीं देखा है। ऐसे देखा होगा अगर C2 लिखा होता है, C2 लिखा होता है, H4 ऐसे लिखे होते हैं, लेकिन 1 आपका लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये CH है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है, 1 मान लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको समझा भी दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH हो जाएगा। C1H1 हमें यहाँ पे ये जो सॉल्व किया था ये रेशियो मिला था जिसको हम CH लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं CH कहाँ पे है आपका, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए टेस्ट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार आए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार यहाँ पे स्टूडेंट आया है, केमिस्ट्री से रिलेटेड 105 वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, जाके पढ़ लीजिएगा। उतना पढ़ लेंगे ना तो केमिस्ट्री में उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि C2H5OH तथा H2SO4 की सममोलर मात्रा को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उत्पाद प्राप्त होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए ये आपका यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको रिएक्शन करनी आती है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से पूछे आते हैं, तो ये तो आपको करना ही होगा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C2H5HSO4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूं। जब आप रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे, देखिए C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, ये तो आपका दिया ही हुआ है एथिल अल्कोहल यहाँ पे, तो C2H5OH इसको हम लिखते हैं, प्लस हमें रिएक्शन किससे करवानी है? H2SO4, ये भी आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये लिखते हैं। जब रिएक्शन होगी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, इतने डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस, इसको गर्म कर रहे हैं ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर हमें मिलेगा C2H5HSO4 और प्लस H2O, यही हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे C2H5HSO4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन से रिलेटेड देखिए यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ था, बस आपको रिएक्शन करानी थी, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। और इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CCl4। क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया भी हुआ है। ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक और पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है, नहीं रिवीजन किया है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा Cl2O7, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, केवल एलिमेंट को लीजिए। जैसे यहाँ पे Na2O लिखा हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, केवल और केवल Na को लेंगे। क्या करेंगे? केवल हम यहाँ पे Na को लेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे Cl2O7 आपका लिखा हुआ है। Cl2O7 में से हम क्या करेंगे, केवल Cl को, फिर इसके बाद यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम को ले लेंगे और यहाँ से C को ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्रम से लिखेंगे, जैसे पेरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स आपके होते हैं क्रम से, वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे CO2 में हम C को लेंगे, क्योंकि C पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, इसको हम पहले लिखेंगे। फिर कार्बन के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के बाद आपका आएगा Na यानी सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आता है, Na के बाद आपका Mg यानी मैग्नीशियम आता है, आप सबको पता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे Mg को, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है, तो ये लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा क्लोरीन यानी Cl, इसको लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 17 इसका होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रम से लिख लिया है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी आवर्त में, ठीक है, किसी आवर्त में, आप ऐसे बोल सकते हैं आवर्त सारणी में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। तो यहां पे जब हम यहां पे बाएं से दाहिनी तरफ यहां पे आएंगे, तो सबसे दाहिनी तरफ आपका कौन सा एलिमेंट है, ये Cl वाला, क्लोरीन वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। तो सबसे यहां पे देखिए, सबसे दाएं आपका कौन सा आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही तो आपका सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। तो यहाँ पे Cl वाला हो चुका है, और Cl के आगे क्या लिखा है 2O7, ये लिख दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है ना, बस एलिमेंट्स आपको उठा के देखना है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे आप चेक करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर वाइज मैंने यहाँ पे आपको चेक करवाया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी यानी Cl2O7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के इस टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। और वैसे तो मुझे पता ही चल गया कौन क्या करेक्ट कर रहा है, ऑनेस्टी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।